ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशी वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज़ घटना चक्र का सार, जिसके अभी तक हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं और ये है हमारा 4th पार्ट, जिसमें अगेन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है एक नहीं बल्कि 2 टॉपिक को कवर करेंगे, होम रूल लीग मूवमेंट और लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिना आपका टाइम वेस्ट करें हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं एक कमेंट के बारे में, जिनमें आप में से किसी को लगा था कि घटना चक्र की बुक को ऐसा पेपर पे ही लिख देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो अच्छा हाईलाइट करके पढ़ लो। लेकिन इसके लिए मैं आपको 2 या 3 बातें एक बार क्लियर कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि जो घटना चक्र की बुक है वो काफ़ी मोटी है और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट होके आए हैं। अगर आपने उन्हें 2 या 3 बार पढ़ लिया है और फिर आपका उसको रिवीजन करने का मन कर रहा है, तो आप बार बार वो सब क्वेश्चंस पढ़ोगे। इससे तो अच्छा है कि आप शॉर्ट नोट्स उसके खुद से बना लो, जो कि कम पेजेस में आपके वो तैयार हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट बातें एक ही बार लिखी हुई होंगी, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी 2 या 3 बार पढ़ चुके हो। ठीक है, दूसरी बात कि किसी किसी के पास वो बुक नहीं भी होगी तो उनके लिए ये जो नोट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मेरे पास भी वो बुक नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड से बुक ली हुई है, इसलिए मैं उनके नोट्स बना रही हूँ। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में क्लियर किया था। तो और तीसरी बात कि जो घटना चक्र की बुक में दिए हुए हैं नोट्स, मतलब पहले एक्सप्लेनेशन और देन उसके क्वेश्चंस, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए हैं। लेकिन जब हम उसको अपने हाथ से पेपर पर लिखते हैं ना, तो एक क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं, लाइक इस ईयर में ये हुआ, उससे अगले में ये हुआ, उससे अगले में हुआ। तो मुझे पर्सनली इस तरह से पढ़ने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं कि इस साल के बाद ये हुआ, इस वजह से ये हुआ। हो सकता है अभी आपको 2 या 3 लेक्चर्स में, इसके 2 या 3 वीडियोज़ में ये चीज़ अभी इतनी समझ में नहीं आई हो, लेकिन जब आप आगे चल के और ज़्यादा सेशंस देखोगे आप और आगे की वीडियो में इन चीज़ों को कवर करोगे, तब एक के बाद एक जो चीज़ें बढ़ती जाएंगी और उनकी वजह क्लियर होती चली जाएंगी कि अच्छा उस टाइम पर ये हुआ था, इस वजह से ये हो रहा है। तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एक साथ क्रोनोलॉजिकली पढ़ने से ये फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं लगे तो इट्स ओके, ऑल अप टू यू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जो लखनऊ में 1916 में हुआ था। दिसंबर 1916 में एक कांग्रेस का सेशन जो लखनऊ में हुआ था, उसमें होने वाली 2 या 3 चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर से पता होनी चाहिए। तो जल्दी से उनको क्लियर कर लेते हैं कि 1916 में INC प्लस मुस्लिम लीग, जो कि हमने से पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और कब और कैसे हुआ था, वो सब हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो INC प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने अपना सेशन लखनऊ में सेम टाइम पर किया था। ठीक है, तो 1916 वो ईयर था जब इन दोनों ने अपना सेशन सेम टाइम सेम जगह पर किया था, और इसमें वो दोनों ही पार्टी एग्री हुई थी कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ। किस चीज़ के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पर वो ये ईयर था जिसमें ये दोनों ही लोग तैयार हो गए थे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए। और जो इनका ये एग्रीमेंट था, इसका नाम इन्होंने दिया लखनऊ एग्रीमेंट या कांग्रेस लीग प्लान। ठीक है, कांग्रेस तो कांग्रेस की वजह से, और लीग है ये मुस्लिम लीग वाला, तो कांग्रेस लीग प्लान या फिर लखनऊ एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, जो लखनऊ सेशन में इन लोगों का एग्रीमेंट हुआ था। और इस एग्रीमेंट में 19 मेमोरेंडम जो थे वो इशू किए गए थे दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से। ठीक है, इन लोगों ने एक दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट किया था। और 1916 में जो ये सेशन था उसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, अब इसमें 2 काम क्या हुए थे। सबसे पहला तो ये कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि अलग हो गए थे इन ईयर 1907, सूरत सेशन था जिसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष जी ने। वो वाला जब ये दोनों लोग अलग अलग हो गए थे, तो उसके बाद 1907 के बाद 1916, यानी कि पूरे 9 साल के बाद ये दोनों लोग वापस से जो है ना एक साथ आ गए थे। तो ये चीज़ हुई थी 1916 में। और दूसरी INC और मुस्लिम लीग, ये दोनों लोग भी एक साथ आ गए थे, इन दोनों का भी एग्रीमेंट हो गया था। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 1916 में हुई थी। अब ये जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये दोनों किसके एफर्ट्स के साथ एक साथ आए थे? एनी बेसेंट और तिलक। और INC और मुस्लिम लीग ये किसके एफर्ट्स के साथ एक साथ आए थे? मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक। तो तिलक तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, और दोनों में अलग अलग जो है वो है मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो खुद मुस्लिम थे, तो इसलिए उनके साथ मुस्लिम लीग आएगा, और एनी बेसेंट के साथ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वाला आएगा। ठीक है, ये जो मुस्लिम लीग था, ये भले ही यहाँ पर 1916 में इनके साथ जुड़ गया था, लेकिन इसने अपना जो सेपरेट इसका एक्सिस्टेंस था ना, वो नहीं छोड़ा था। यानी कि जो इनके मोटिव्स थे उन पर ये लगातार चलते रहे थे।
ये जो साथ में रहे हैं ये सिर्फ 1916 से 1922 तक रहे हैं। 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसके टाइम पर ये जो दोनों लोग हैं ये अलग अलग वापस से हो गए थे और मुस्लिम लीग वापस अपनी जिस चीज़ को लेकर वो शुरू से चला था उसी पर पथ पर वापस चल पड़ा था। ठीक है, तो ये 1922 तक ही सेम साथ में रहे हैं। ठीक है, और 1916 कांग्रेस का जो सेशन था उसमें सबसे पहली बार ये चीज़ एक्सेप्ट की गई थी, जो मुस्लिम की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उस चीज़ को इसमें सबसे पहली बार एक्सेप्ट किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट वही है कि जो इलेक्शन में खड़े होंगे वो मुस्लिम होंगे और उनके वोटर्स भी मुस्लिम होंगे, यानी कि जिस कास्ट का वो खड़ा होगा उसी कास्ट के लोग उसको वोट करेंगे। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। इस चीज़ को कंडेम किया था, मतलब उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था रमेश चंद्र मजूमदार ने, यानी कि वो इस चीज़ को निंदा कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी सेशन में गांधी जी जो हैं वो राजकुमार शुक्ला जी से मिले थे, जिन्होंने उन्हें बताया था कि चंपारण में फार्मर्स के साथ क्या क्या चल रहा है, और उसके बाद चंपारण वाला जो सत्याग्रह था वो भी शुरू हुआ था जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो 2-3 बातें थी ये इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए लखनऊ सेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम याद कर लेते हैं एक बार होम रूल लीग भी बहुत जल्दी से। इसकी छोटी सी चीज़ें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे इसको भी। होम रूल लीग मूवमेंट जो था ना, देखो इसके 2 वर्डिंग है, वर्डिंग पर ध्यान देना है इसमें बस हमें, कि जो मूवमेंट था ये सबसे पहली बार स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने, लेकिन अगर हम इसके फाउंडर की बात पूछें, ये HRL मतलब होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग जो फर्स्ट फाउंडेड या एस्टेब्लिश कह लो कि किसने किया था, तो वो सबसे पहले तिलक ने किया था इन अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने किया था सितंबर 1916। ठीक है, कुछ ही महीनों का अंतर था। लेकिन अगर ये बोले फाउंड किसने किया था सबसे पहली बार, इस्टेब्लिश किसने किया था, तो तिलक ने पहले और एनी बेसेंट ने बाद में। लेकिन अगर इस आंदोलन की बात करें तो वो स्टार्ट किसने किया था, एनी बेसेंट ने सबसे पहली बार। उन्होंने कब किया था, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में जिसका नाम था कॉमनवेल्थ, 2 जनवरी 1914। तो यानी कि एनी बेसेंट सबसे पहले 1914 में अपने न्यूज़पेपर कॉमनवेल्थ में इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी थी और इसको यहाँ पर इंडिया में फाउंड किया था सबसे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर में। ठीक है, अब हमने इन 2 लोगों के नाम ही सुने हैं ज़्यादातर होम रूल लीग के नाम पर, तिलक और एनी बेसेंट, लेकिन इनके साथ ही एक और नाम है एस सुब्रमण्यम अय्यर। इनका नाम भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एसोसिएटेड थे इसी से, बेसेंट के होम रूल लीग से। ठीक है, ये बेसेंट वाले से जुड़े हुए थे। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि इन 3 लोगों का नाम के साथ किसी एक चौथे इंसान का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन है जो होम रूल लीग से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि एस सुब्रमण्यम अय्यर भी होम रूल लीग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, होम रूल लीग 1916 इसलिए पॉपुलर था क्योंकि उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। ठीक है, इनका जो मेन उद्देश्य था इसको बनाने का वो था कि सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के चलते हुए ही हम सेल्फ रूल जो है सेंट्रल और स्टेट लेवल पर वो अच्छे से कर सके, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब जो होम रूल लीग के सपोर्टर्स थे ना, उनको एक अच्छा मौका मिला था कि जो उस टाइम पर 1916 में ही जो लखनऊ में अभी सेशन हमने पीछे पढ़ा है ना, वो चल रहा था तब, तो उसको अटेंड करने का उनके पास एक अच्छा मौका था कि उसमें हम जाएं और अपनी बात रखें। तो उसके लिए जो होम रूल लीग के सपोर्टर्स थे उन्होंने एक ट्रेन करी जिससे वो वहाँ तक गए, लखनऊ तक गए उस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो उस ट्रेन का नाम उन्होंने क्या रखा, कांग्रेस स्पेशल या होम रूल लीग स्पेशल, ये दोनों नाम उस ट्रेन के हैं जो उन लोगों ने रखा। ठीक है, अब एनी बेसेंट का नाम हम होम रूल लीग के नाम से तो जानते हैं, लेकिन इनके साथ साथ 2 चीज़ें और हमें एनी बेसेंट के नाम पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, जो कि जो एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी भी ये मेंबर रही थी 1889 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसको सबसे पहली बार बनाया था ब्लावर्ट्स्के और कोलोनल ऑलकॉट ने 1875 में ये बनी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी 1875 में, इसकी मेंबर एनी बेसेंट बनी 1889 में। ठीक है, और प्लस एनी बेसेंट ने एक काम और किया था कि वो सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट INC की बनी थी कलकत्ता सेशन 1917 में। ठीक है, तो जो INC का कलकत्ता सेशन था 1917 में, यानी कि 16 में बनाया होम रूल लीग और दिसंबर 1917 में उन्होंने सीधा INC की प्रेसिडेंसी की थी। ये पहली वुमेन है। अगर पहली इंडियन वुमेन की बात करें तो वो सरोजनी नायडू हैं जिन्होंने 1925 वाला सेशन किया था। ठीक है, कल उसका INC का। तो एनी बेसेंट वाली बात हो गई। अब कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के ही होम रूल लीग में, तो जल्दी से उनको कवर कर लेते हैं। जो तिलक हैं उनका जो होम रूल लीग था वो किस चीज़ से प्रमोट कर रहे थे, तो उनका जो न्यूज़पेपर था वो था मराठा और केसरी, जबकि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो थे वो न्यूज़पेपर थे एनी बेसेंट के। इन पेपर्स के थ्रू वो अपने इस होम रूल लीग को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, अब होम रूल लीग जो तिलक वाला था उसके प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट उसके थे जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, और सेक्रेटरी थे उनके NC केलकर। ठीक है, जबकि सेक्रेटरी ऑफ एनी बेसेंट के होम रूल लीग के थे जॉर्ज अरुंडेल।
ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखेंगे। और एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो जो तिलक का जो होम रूल लीग चल रहा था उसका एरिया थोड़ा सा कम था, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी उन्होंने बम्बई को छोड़कर बचा हुआ सारा महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बेरार, ठीक है, जबकि बचा हुआ रिमेनिंग पूरा इंडिया का जो पार्ट था वो बेसेंट के उसमें था, ठीक है। इन दोनों ने कभी भी अपने सेशन को एक नहीं किया, मतलब मिलाया नहीं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ के पास कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो इनका अपोज करते थे, यानी कि एनी बेसेंट वाले लोग तिलक को पसंद नहीं करते थे, तिलक वाले लोग एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे, इस तरीके के कुछ इनके बीच में लोग रहे। तो इस वजह से इन्होंने कभी भी अपने इस होम रूल लीग को इकट्ठा नहीं जोड़ा एक साथ, लेकिन इन दोनों के जो सोच विचार थी या जो भी इनके उद्देश्य थे वो सेम सही थे। तो बस ये था होम रूल लीग, फटाफट से हमने जल्दी रिवाइज कर लिया है। सो इस तरह से हमने कवर कर लिया है आज के अपने 2 टॉपिक, और कल मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ जो होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं, और मुझे बता देना आपको कैसी लगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।